आज की कहानी है 90 के दशक के उस दौर की, जब बिहार की धरती पर सिर्फ बंदूक और बारूद की भाषा चलती थी। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल से शुरू हुआ एक मामूली विवाद गैंग वॉर में बदल गया। भाई की हत्या ने दूसरे भाइयों को अपराधी बना दिया, और अपराधी भी ऐसा कि उन्होंने सीधे एक डीएम को ही मार दिया। ये कहानी सिर्फ गैंग वॉर की नहीं है, बल्कि अपराध की गलियों से बिहार के विधानसभा तक पहुंचने वाले बाहुबलियों की कहानी है। कहानी 3 शुक्ला ब्रदर्स की है, लेकिन इनके कहानी में बिहार के बाहुबलियों की एक लंबी फेहरिस्त है। वैशाली के आनंद मोहन से लेकर मोकामा के सूरजभान सिंह तक इस लिस्ट में शामिल हैं। पर कहानी एक शुक्ला परिवार की है। पर क्या उनकी पावर हमेशा चली? क्या नेता लोग हमेशा उनका साथ देते रहे? इस खूनी खेल में कौन जीता, कौन हारा? चलिए पूरी कहानी ही सुनाते हैं बिहार में शुक्ला ब्रदर्स और खास करके मुन्ना शुक्ला के राइज और फॉल की। शुक्ला हैं जिनके भाई छोटन और भुटकन शुक्ला भी बिहार के बाहुबली। ये कहानी शुरू होती है वैशाली के लालगंज से। जब भी शुक्ला ब्रदर्स का नाम आता है ना, तो 3 नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं। कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला, अवधेश शुक्ला उर्फ भुटकुन शुक्ला और विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। ये तीनों भाई एक ही परिवार से थे, जिनके पापा रामदास शुक्ला पेशे से वकील थे। सबसे खास बात यह कि इनके परिवार का क्राइम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये सब ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने खुद अपने परिवार के लिए ये खतरनाक रास्ता चुना। मतलब कि ये फर्स्ट जनरेशन क्रिमिनल थे। अब आपको ये सब कुछ पूरी तरह से फेमस सीरीज मिर्जापुर जैसा लग रहा होगा ना, जहां एक वकील परिवार पर हुए हमले के बाद 2 लड़के गुड्डू पंडित और मुन्ना पंडित अपराध का रास्ता चुन लेता है और अपनी एक अलग गैंग बनाकर मिर्जापुर के बादशाह बनने की कोशिश करता है। अब इस कहानी की शुरुआत तो एकदम मिर्जापुर जैसी है, बस यहाँ 2 भाई की जगह 3 भाई है। लेकिन आगे सब कुछ वैसे ही चलता था जैसा मिर्जापुर में था। मैं तो कहूँगा कि उससे भी खतरनाक था बिहार का ये गैंग वार। और ऐसा है या नहीं, ये आप आगे देखते जाइए और कमेंट कीजिए। तो हमारे शुक्ला ब्रदर्स की कहानी में जो असली नाम आज सबसे खूंखार माने जाते हैं, यानी मुन्ना शुक्ला, कहते हैं उनका इस अपराध की दुनिया से कोई खास रिश्ता नहीं था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता चुन रखा था जहां उन्हें अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी हिम्मत से कई ज़्यादा बड़े लोगों का सामना करना पड़ा था। तो बात वहीं से शुरू होती है 90 के दशक से। उस वक्त तक छोटन शुक्ला ने मुजफ्फरपुर के फेमस लंगट सिंह कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। ये वो समय था जब ये कॉलेज अपनी पढ़ाई से ज़्यादा एक अलग वजह से जाना जाता था। ये बिहार के अंडरवर्ल्ड के लिए नए नए अपराधी बनाने की एक फैक्ट्री बन गई थी। इस वजह से मुजफ्फरपुर बिहार के अंडरवर्ल्ड की राजधानी बन गया था। यहाँ सबसे बड़ा नाम था अशोक सम्राट का। वो बेगूसराय से आकर यहाँ अपना सिक्का चला रहे थे और ये बिहार के पहले बाहुबली थे जिनके पास पुलिस से पहले AK-47 पहुँच गया था। कहिएगा तो इनकी भी पूरी कहानी ना एकदम डिटेल में लेकर आऊँगा, आप कमेंट में लिखिए बस। खैर अभी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहुँचकर छोटन शुक्ला पर भी थोड़ा रंग चढ़ा और इसी चलते इनके और अशोक सम्राट के बीच में ना दुश्मनी हो गई। वजह थी एक हत्या। मिनी नरेश नाम के एक इंसान की हत्या हो गई थी। अब इस हत्या में छोटन शुक्ला का भी नाम आया था, और जिस मिनी नरेश की हत्या हुई थी वो अशोक सम्राट के लिए एक सीनियर तो थे ही, साथ ही साथ वो ऐसे शख्स भी थे मिनी नरेश जिन्होंने मुश्किल समय में अशोक सम्राट की बहुत मदद की थी। जब उनके जान पर बात बनाई थी तब मिनी नरेश ने उनका साथ दिया था। इस कॉलेज से निकले सबसे बड़े गैंगस्टर्स में भी मिनी नरेश का नाम था। तो इस तरह अशोक सम्राट और छोटन के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। उसी समय बिहार के अंडरवर्ल्ड में एक और नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था, ब्रिज बिहारी प्रसाद। 1990 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अदापुर से टिकट दिलवाया और वे चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू यादव के सबसे करीबी हो गए। लेकिन छोटन शुक्ला का बढ़ता दबदबा उन्हें चुनौती दे रहा था। उस आदमी को चुनौती दे रहा था जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के करीब था।
ऐसे में बृज बिहारी प्रसाद ने अशोक सम्राट का हाथ थाम लिया, जिससे अशोक सम्राट की ताकत और भी बढ़ गई। वहीं छोटन शुक्ला को आनंद मोहन और सूरजवान जैसे बड़े लोगों का साथ मिला हुआ था। कॉलेज से निकलने के बाद छोटन शुक्ला ने उस दौर के बाहुबलियों की तरह ही ठेके लेने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उत्तर बिहार में लगभग सभी बड़े ठेकों पर कब्जा करने में वो कामयाब हो गए। उनका नाम कई हत्याओं में आया और धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती गई और वो दूसरे लोगों की नज़र में आने लगे थे। इसी सिलसिले में बृज बिहारी प्रसाद की भी नज़र उन पर पड़ी। उधर बिहार में राजनीति बदल रही थी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अगरा बनाम पिछड़ा का जातीय संघर्ष अपने चरम पर था। जनता दल में अगरी जाति के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन थे, जो लालू यादव की सरकार में ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुलकर लालू यादव का विरोध किया, यहाँ तक कि विधानसभा में भी उनके बीच नोक-झोंक हुआ और इसी तरह वो अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं, जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी, बीपीपी। आनंद मोहन का मकसद राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जैसी ऊंची जातियों को साथ लाकर लालू यादव की ताकत को चुनौती देना था। तो एक तरफ ऊंची जाति वाले बाहुबल एक साथ आ रहे थे और दूसरी तरफ सरकार साथ दे रही थी पिछड़ी जाति के बाहुबलियों का। इस आग में घी डालने का काम 28 मार्च 1992 की एक घटना ने किया। वैशाली के कांग्रेस विधायक हेमंत शाही की स्थानीय झगड़े में दो लालू समर्थकों अरुण राय और मंगल राय ने हत्या कर दी। इस हत्या ने बिहार में कई जगह तनाव फैला दिया। जवाब में उन शूटरों को भी मार दिया गया, जिन्हें बाद में लालू यादव ने महान सामाजिक कार्यकर्ता कहा था। हेमंत शाही की हत्या के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने उनकी विधवा पत्नी वीना शाही को टिकट दिया। आनंद मोहन ने वीना शाही का खुलकर सपोर्ट किया और उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया। वीना शाही भारी अंतर से चुनाव जीती, जिसमें अगरी जातियों ने उन्हें एक साथ वोट दिया। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को बीपीपी के टिकट पर उतारा। लवली आनंद भी बड़े अंतर से जीती और पहली बार संसद पहुंची। इस चुनाव के दौरान आनंद मोहन को एक बहुत ही वफादार साथी मिला, छोटन शुक्ला। छोटन ने लवली आनंद के लिए दिन रात चुनाव प्रचार किए। इसके बाद उनकी ख्वाहिशें भी बदल गई। अब उन्हें गैंगस्टर से ज्यादा राजनेता बनना था। एक दिन विधानसभा में आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया कि छोटन शुक्ला उनकी पार्टी के सिंबल पर केसरिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस एक ऐलान ने बृज बिहारी प्रसाद को सबसे बड़ा झटका दिया। बृज बिहारी पिछड़ी जाति के बड़े बाहुबली थे, जिन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट था। बृज बिहारी ने इस ऐलान को अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती मानी और छोटन शुक्ला को खत्म करने की प्लानिंग यहीं से शुरू हो गई। बात है 4 दिसंबर 1994 की। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की। छोटन शुक्ला अपना चुनाव प्रचार खत्म करके देर रात अपने एम्बेसडर कार से घर लौट रहे थे। वैशाली में एक जगह है संजय सिनेमा, जहां पुलिस की वर्दी में कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया। वर्दी देखकर छोटन ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। करीब 20 मिनट तक गोलियां चलती रही। तब तक चलती रही जब तक हवलदारों को छोटन की मौत का यकीन नहीं हो गया। उनकी हत्या के बाद पता चला कि बृज बिहारी प्रसाद के लोग जगह जगह जश्न मना रहे हैं और शक सीधा बृज बिहारी पर गया। बस यहीं वो मिर्जापुर सीरीज वाला पल आता है, जब एक भाई के ऊपर हुए हमले ने दूसरे भाइयों को अपराध की दुनिया में पहुंचा दिया। लेकिन आगे ये कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। छोटन शुक्ला के मर्डर के बाद उनके भाई भुटकुन और मुन्ना ने गैंगवार में एंट्री मारी। उनका बस एक ही मकसद था, अपने भाई की मौत का बदला लेना। छोटन की हत्या के अगले ही दिन 5 दिसंबर 1994 को छोटन शुक्ला का अंतिम संस्कार हो रहा था। आनंद मोहन और लवली आनंद के साथ हजारों लोग आए थे। इसी बीच गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया अपनी गाड़ी से जा रहे थे। तब उनकी गाड़ी भीड़ के पास रुकी तो लोगों ने जिला अधिकारी गोपालगंज लिखा देख लिया। लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने डीएम को गाड़ी से बाहर खींचकर बुरी तरह से मारा पीटा। कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला उस भीड़ को लीड कर रहे थे।
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर पाया। डीएम के साथ होते हैं 2-4 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, भीड़ इतनी ज्यादा थी। उसी दौरान भुटकुन ने बिल्कुल पास से डीएम की छाती पर 3 गोलियां मार दी और वहीं डीएम की मौत हो गई। आप सोच सकते हैं एक आईएएस ऑफिसर को बिहार में इस तरह से मार दिया गया। आईएएस ऑफिसर को सोचिए, एक जिले के डीएम की हत्या। याद है ना, मिर्जापुर सीरीज में भी शहर के एसपी को गोली मार दी जाती है, पर वो तो फिल्म था ना, रील वाली दुनिया। ये बिहार की असली कहानी है। खैर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। डीएम कृष्णैया का इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके गैंगवार से उनका कोई लेना देना नहीं था, न ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। तो फिर उन्हें क्यों मारा गया? वजह थी जाति। बृज बिहारी प्रसाद जैसे पिछड़ी जाति के नेता पावर में आ रहे थे और डीएम कृष्णैया एक दलित थे। पिछड़ी जातियों से बदला लेने के लिए उन्हें ही मार दिया गया। कि उस समय के बिहार में चल रहे जातीय संघर्ष का सबसे बुरा उदाहरण था और उस समय के बुरे सिचुएशन को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस समय जाति को लेकर किस तरह से लोग हिंसक थे। छोटन की मौत के बाद भुटकुन शुक्ला ने सब कुछ संभाल लिया। वो एक खतरनाक शूटर थे और उनका पहला मिशन था अपने भाई का बदला लेना। भुटकुन की क्रूरता के किस्से बिहार के अंडरवर्ल्ड में बहुत फेमस थे। कहते हैं कि वो तब तक फायरिंग करते थे जब तक पूरी मैगजीन खाली ना हो जाए। 1989 में भी जब वे कॉलेज में थे तब उन पर एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज हो चुके थे। कॉलेज में रहते हुए ही इस तरह के आरोप। अब भुटकुन ने अपने बदले के लिए एक बड़ा टीम बनाया। बृज बिहारी प्रसाद मंत्री बन चुके थे तो अकेले उनसे भिड़ना तो पॉसिबल नहीं था। उनके टीम में भुटकुन शुक्ला, सूरजभान सिंह, देवेंद्र दुबे और गोरखपुर से श्री प्रकाश शुक्ला। अरे भाई, उस समय तो श्री प्रकाश शुक्ला तो वो बंदा था जिसे कोई जानता तक नहीं था। ये नया गैंग बहुत पावरफुल और क्रूर था जिसे देखकर दुश्मन भी डरते थे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को भले ही बिहार में कोई नहीं जानता हो, लेकिन उसका भौकाल बहुत बड़ा था। उसकी कई कहानी तो मैंने चैनल पर सुनाई ही है, तो आप चैनल पर श्री प्रकाश शुक्ला की भी कहानी देख सकते हैं। आगे भी कुछ कहानी लेकर आने वाला हूँ। खैर अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो भुटकुन ने बृज बिहारी प्रसाद को मारने का प्लान बना लिया था, पर बृज बिहारी की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, मंत्री थे ना वो, इसलिए उन्होंने पहले ओंकार सिंह को टारगेट किया। ओंकार बृज बिहारी प्रसाद का सबसे खास आदमी था और छोटन के मर्डर में भी शामिल था। साल 1996 में मुजफ्फरपुर के अहियापुर में 0 माइल पर भुटकुन और उनके लोगों ने ओंकार सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। ओंकार को देखते ही भुटकुन के एक साथी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भुटकुन गोली चलाओ, छोटन के मौत का बदला लो। इसके बाद भुटकुन ने AK-47 से ओंकार को छलनी कर दिया। इस मर्डर में ओंकार के साथ 7 और लोग मारे गए। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा AK-47 इस्तेमाल हुई थी। 1 दर्जन 12, समझ रहे हैं आप, AK-47 और करीब 400 से 500 गोलियां चली थी। सोचिए जरा। इस घटना के बाद बृज बिहारी प्रसाद का डर और भी बढ़ गया। उन्होंने भुटकुन से बात करके समझौता करने की भी कोशिश की, पर भुटकुन ने मना कर दिया। मतलब मौत का मतलब मौत से ही लेना चाहते थे। बृज बिहारी समझ गए कि जब तक भुटकुन जिंदा है उनका डर खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भुटकुन को खत्म करने का प्लान बनाया। यहाँ यही चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा गैंगवार है बिहार का। एक मार रहा है, दूसरा फिर मार रहा है, फिर तीसरा मार रहा है। सभी एक दूसरे को मारने पर लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना डर और अपना खौफ बढ़ाने के लिए। क्योंकि भुटकुन बहुत मजबूत और एडवांस हथियारों से लैस था, तो सीधे लड़ाई करना सही नहीं था। तो प्लान बदल दिया गया। उन्होंने भुटकुन के गैंग में ही एक गद्दार ढूंढा और एक नया लड़का दीपक सिंह को टीम में शामिल करा दिया। दीपक को गैंग में लाने वाला भुटकुन का ही एक करीबी शंकर शंभू था। भुटकुन को दीपक इतना पसंद आया कि उसे हमेशा अपने साथ ही रखता था। अगस्त 1997 में जब भुटकुन अपने घर पर हथियार साफ कर रहे थे, तभी दीपक ने मौका देखकर AK-47 से भुटकुन को गोलियों से भून दिया। एक बार फिर इस मौत के बाद बृज बिहारी के लोगों के बीच जश्न का माहौल था, क्योंकि 2 भाई जो थे शुक्ला ब्रदर्स, वो खत्म हो चुके थे, जो बाहुबली थे, जो अपराध की दुनिया में थे, जैसे बृज बिहारी प्रसाद को डर था। तीसरा भाई तो व्यापारी आदमी था, ज़्यादा अपराध से लेना देना नहीं था, लेकिन भाई की मौत हुई थी तो बदला तो लेना ही था।
तो अब बारी थी छोटे भाई विजय शुक्ला यानी मुन्ना शुक्ला की। मुन्ना को कभी भी क्रिमिनल नहीं माना जाता था। वो एक बिजनेसमैन था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जो अपने भाइयों के टेंडर के कामों में लगे रहते थे। पर छोटन और भुटकुन की हत्या के बाद बदले की भावना उनके अंदर भी जाग गई। इसी बीच ब्रिज बिहारी प्रसाद के गैंग ने देवेंद्र दुबे, जो कि एक ऊंची जाति के विधायक थे, उनको भी मार डालते हैं। देवेंद्र दुबे मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह के साथ काम करते थे। उनकी हत्या के बाद उनके भतीजे मंटू तिवारी ने कसम खाई कि जब तक इस मर्डर का बदला नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अब ब्रिज बिहारी को मारने के प्लान में और भी लोग शामिल हो गए थे। इस प्लान में अब मुन्ना शुक्ला, भूपेंद्र, मंटू तिवारी, शिवप्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी और अनुज प्रताप सिंह शामिल थे। ब्रिज बिहारी उस समय मेधा घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद तबीयत खराब होने पर पटना के IGIMS हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। इस हत्या के लिए भी एक गद्दार का इस्तेमाल हुआ, वही शंकर शंभू, जिसने भुटकुन को मारने में मदद की थी। शंकर शंभू का ब्रिज बिहारी से सीधा कांटेक्ट था। प्लान के मुताबिक 13 जून 1998 की शाम करीब 5:15 पर एक टाटा सुमो और एक एम्बेसडर कार से कुछ हथियारबंद लोग हॉस्पिटल में घुस गए। शंकर शंभू ने ब्रिज बिहारी को फोन किया और नेटवर्क न होने का बहाना बनाकर उन्हें वार्ड से बाहर बुला लिया। जैसे ही ब्रिज बिहारी बाहर आए, पूरी गैंग ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हमले में ब्रिज बिहारी और उनका एक बॉडीगार्ड लखमेश्वर सिंह मारे गए। इस घटना के बाद मुन्ना शुक्ला, भूपेंद्र दुबे, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, श्रीप्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह का नाम सामने आया और इस मर्डर का इल्जाम सीधे सीधे मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पर लगा। ब्रिज बिहारी के मर्डर के बाद इन सभी आरोपियों ने जेल से ही इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी तीनों इंडिपेंडेंट विधायक बन गए। बिहार विधानसभा में ऐसे 17 बाहुबली नेता थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, उनमें से 3 ये भी थे। जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली तो मुन्ना शुक्ला समेत इन 17 विधायकों ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने में सपोर्ट किया। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री तो बने, पर बहुमत साबित करने से पहले ही उन्हें 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। उस समय मुन्ना शुक्ला की एक फोटो नीतीश कुमार के साथ छपी थी, जिसका टाइटल था जात भी गवाया और स्वाद भी न पाया। 2005 के इलेक्शन में मुन्ना शुक्ला LJP के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर MLA बन गए। इसके बाद उन्होंने JDU ज्वाइन कर ली और 2005 में दूसरे चुनाव भी जीत गए। मुन्ना शुक्ला लगातार 3 बार विधायक बने, जिससे नीतीश कुमार उनसे इतने इंप्रेस हो गए कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें वैशाली से कैंडिडेट बना दिया, पर वे वहां हार गए। अगस्त 2009 में CBI की ट्रायल कोर्ट ने ब्रिज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह और 7 और साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस सजा के बाद मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ने से रोक दिए गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। 2010 में विधानसभा चुनाव में उनकी वाइफ अनु शुक्ला लालगंज से चुनाव लड़ी और जीत गई। जेल में रहते हुए भी मुन्ना शुक्ला का दबदबा कम नहीं हुआ। 2011 में उन पर इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप भी लगा। जांच में पता चला कि ये कॉल तो मुन्ना शुक्ला ने जेल से ही किया था। मतलब आजकल के जो गैंगस्टर करते हैं ना, ये ट्रेंड बहुत पुराना था कि जेल से ही पूरे क्राइम को ऑपरेट करना। आगे 2014 में पटना हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को हटाते हुए मुन्ना शुक्ला को और उनके साथियों को छोड़ दिया। हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 16 अक्टूबर 2024 को, यानी कि पिछले साल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेवन की 3 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और CBI कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गवाहों के बयान को गलत तरीके से हटाया था। हालांकि सूरजभान सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए छोड़ दिया गया, पर मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्र कैद की सजा को कायम रखा गया। तो इस तरह एक परिवार की कहानी जो वकीलों के घर से शुरू हुई थी, बदले की एक लंबी गाथा बनकर क्राइम और पॉलिटिक्स के रास्ते पर खत्म हो गई। मुन्ना शुक्ला का पॉलिटिकल करियर जो एक टाइम पर टॉप पर था, 3 बार विधायक,
वही करियर अपने भाइयों के बदले की वजह से लीगली खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब कहीं बिहार के गैंगवार की चर्चा होती है तो शुक्ला ब्रदर्स के बदले की कहानी सबसे टॉप पर रहता है। अब ये पूरी कहानी आपके सामने है, तो इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं या क्या जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। खास करके वो लोग जो वैशाली, मोकामा और बिहार के इन क्षेत्रों से आते हैं जहां ये गैंग वॉर अपने पीक पे रहा, तो वो लोग ये ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने वो दौर देखा है, या फिर अगर आप मेरे जैसे युवा साथी हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो अपने घर के बड़ों से ज़रूर पूछिएगा कि ऐसी कोई कहानी थी या नहीं। जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।